अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में 500 वाट और 1000 वाट के इन्वर्टर्स का कंपैरिजन किया गया है। अगर आपके पास एक बैटरी है यानी कि 12 वोल्ट डीसी है तो आप अपने लोड के मुताबिक 500 वाट या 1000 वाट का इन्वर्टर लेना चाहेंगे। ये एक सस्ता ज़रिया है जो बहुत ही कम पैसों से आप बिजली बना सकते हैं। किसी बैटरी से 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके 220 वोल्ट एसी में आप अपना लोड चला सकते हैं। अगर आपके पास 500 वाट का इन्वर्टर है तो आप 2 सीलिंग फैंस और 3 या 4 लाइट्स चला सकते हैं, या फिर अगर ये लोड आप ना चलाएं तो फिर आप एक पेडिस्टल फ़ैन चला सकते हैं और फिर उसके साथ मज़ीद लोड नहीं डाल सकते, या फिर 1-2 लाइट्स मज़ीद चला सकते हैं। एलईडी लाइट्स, यहाँ लाइट्स से मुराद एलईडी लाइट्स हैं जिनकी पावर बहुत कम है। तो इसी तरह अगर आप ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं, आपका लोड इससे ज़्यादा, तो आपको 1000 वाट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो 1000 वाट का जो इन्वर्टर है उससे आप 5 सीलिंग फैंस यानी छत वाले 5 पंखे और 4-5 लाइट्स साथ चला सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो ओवर हीट होकर जल जाएगा। तो अगर आपके पास पेडिस्टल फ़ैन या एयर कूलर वगैरह हैं तो आप फिर उस पर 2 पेडिस्टल फ़ैन या एक एयर कूलर और एक छत वाला पंखा चला सकते हैं। अगर 2 पेडिस्टल फ़ैन का लोड आप 1000 वाट पे डालेंगे तो फिर उसके साथ आप कोई भी और पंखा नहीं चलाएंगे। हाँ, आप लाइट्स, एलईडी लाइट्स, 2-3 छोटी लाइट्स चला सकते हैं। तो इस तरह आपका इन्वर्टर ओवर हीट नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ इनकी प्राइस की बात करें तो जो 500 वाट का इन्वर्टर है वो आपको 1200 से 1500 की रेंज में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा कहीं से भी। और 1000 वाट का जो इन्वर्टर है वो आपको 2200 से लेकर 3000 तक की रेंज में आसानी से मिल जाएगा। तो ये अब इसमें प्राइस में फ़र्क क्यों है, इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो सबसे जो है अच्छी कंपनी, जो पहले कंपनी थी शोर कंपनी जो थी, वो उसके इन्वर्टर्स बहुत कामयाब थे। लेकिन आजकल शोर की कॉपीज़ आ रही हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इन्वर्टर्स बना रही हैं, लेकिन शोर का जो ओरिजिनल इन्वर्टर है वो 1000 वाट वाला आपको 5000 के करीब, 4 से 5000 की रेंज में मिल जाएगा। और 500 वाट वाला जो है इसी तरह वो आपको 2000-2500 तक मिल जाएगा, लेकिन वो स्पेशल कहीं से आपको मंगवाना पड़ेगा या बड़े शहरों में चंद एक शॉप्स पे आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि वो महंगा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए उसकी अब इतनी सेल नहीं होती। तो इसलिए जो लोकल इन्वर्टर्स आए हैं वो बहुत सस्ते होने की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, तो लोग सस्ता ही ले रहे हैं ज़्यादातर। तो दूसरे इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो सस्ते इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनमें चिप आईसीज़ होते थे और रिपेयरिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ये सस्ते इन्वर्टर्स अगर जल जाएं, जब तक काम करते रहें, लेकिन जब ये जल जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर दोबारा इनकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात ये हमेशा के लिए इनके सर्किट बोर्ड डेड हो जाते हैं। तो इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि ये इन्वर्टर्स प्योर साइन वेव नहीं है। ये इन्वर्टर्स प्योर साइन वेव नहीं है, यानी कि इनकी जो आउटपुट है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो साइन वेव शेप या फॉर्म में नहीं है। तो सस्ते मिलने वाले इन्वर्टर्स में ख़ास तौर पे 1000 वाट का जो इन्वर्टर मिल रहा है 2200 रुपये का, 2200 का, तो इसमें ये फ्रॉड आ रहा है कि उसमें एफईटीज़ 4 होने चाहिए डीसी साइड पे, वो 4 होने की बजाय वो 2 एफईटीज़ लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो 500 वाट के बराबर ही तकरीबन लोड उठाता है, बल्कि 500 से 600-700 वाट तक उसे कह सकते हैं हम, लेकिन वो पूरा लोड नहीं होता जो ऊपर लिखा हुआ है।
इसलिए ये इन्वर्टर अगर आपने लेना है जो उसमें ये चीज़ देखनी है कि ये इसमें एफिटीज़ पूरे हैं या नहीं। 500 वाट वाला जो होता है उसमें 4 आउटपुट में 4 एफिटीज़ होते हैं और इनपुट में 2 एफिटीज़ होते हैं। डीसी साइड पे, डीसी 12 वोल्ट वाली साइड पे 2 एफिटीज़ होते हैं, जबकि 1000 वाट में डीसी वाली साइड पे 4 एफिटीज़ और एसी वाली साइड पे 4 एफिटीज़ ही होते हैं। तो इसी तरह अगर हम 1500 वाट वाले इन्वर्टर की बात करें तो उसमें एफिटीज़ जो डीसी साइड वाले हैं वो 4 से 6 के दरमियान लगाए जाते हैं। इन इन्वर्टर्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनमें ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पाई जाती है, जो बड़े यूपीएस और इन्वर्टर्स में नहीं पाई जाती। जब आप इसकी आउटपुट को शॉर्ट करेंगे या ओवरलोड करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा और सप्लाई को बंद कर देगा और रेड लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। तो फिर आप इसको जब तक दोबारा ऑफ़ करके ऑन नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये एक ज़बरदस्त खूबी है इसकी, जिसकी वजह से इस इन्वर्टर में ओवरलोड और ओवर हीट दोनों किस्म की प्रोडक्शन पाई जाती है। जैसे ही ये ओवर हीट होगा फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा, तो जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो दोबारा ऑन नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसको लोग जब यूज़ करते हैं तो इसकी चिमटियाँ दोनों उतार देते हैं, तो जब लगाते हैं तो फिर बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, तो रेड वाली चिमटी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देते हैं और ब्लैक वाली जो चिमटी है तो उसको वो रेड वाले यानी कि प्लस वाले बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये फ़ौरन ही सड़ जाता है, 1 सेकंड का भी कोई चांस नहीं है इसके बचने का। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, लेकिन अगर एहतियात से काम लें तो ये गलती कभी भी नहीं होती। उसका तरीकाकार ये है कि इसकी चिमटियाँ लगी छोड़ दें हर वक्त, इसको चिमटियाँ ना उतारें इसकी। तो इसके ऊपर छोटा सा एक बटन होता है ब्लैक कलर का ऑन ऑफ़ का, वहीं से इसको ऑन ऑफ़ करना बेहतर है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक चिमटी लगी रहे और दूसरी जब बंद करना हो तो दूसरी उतार लें। तो जब दोबारा ऑन करना पड़ेगा तो बार बार दोनों चिमटियाँ नहीं उतारनी पड़ेंगी, जो एक लगाएंगे तो वो सही जगह पे ही लगेगी, इसमें गलती के चांसेस कोई नहीं होंगे। इस तरह से आपका इन्वर्टर जलने से बच जाएगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। तो लेकिन बहरहाल ये एक सस्ता और बेहतरीन इन्वर्टर है जो आपको 220 वोल्टेज आसानी प्रोवाइड कर सकता है। कहीं पे भी आप इसको अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, कार में, ट्रैक्टर में या किसी और गाड़ी की बैटरी के साथ भी इसको कनेक्ट करके 220 वोल्टेज हासिल किए जा सकते हैं। इस इन्वर्टर का एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपको यूपीएस के तौर पे काम नहीं देगा। एज आ यूपीएस आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएस जो होता है वो अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई का काम करता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 12 वोल्ट डीसी को इन्वर्ट करता है 220 वोल्ट एसी में। तो इसका और कोई काम नहीं है कि यूपीएस का काम ये होता है कि जब लाइट आ जाए तो उस पर बैटरियाँ भी चार्जिंग होती हैं, क्योंकि उसके अंदर बैटरी चार्जर भी होता है, और जब लाइट बंद हो जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर को ऑन कर देता है। तो ये जो इन्वर्टर है ये आपको ख़ुद ही लगाना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा जब बिजली बंद हो। तो फिर जब बिजली आ जाए फिर इसको बंद करके दोबारा बिजली चलानी पड़ेगी। तो और आपको बैटरियां भी चार्जिंग पे लगानी पड़ेंगी। तो अगर आपके पास सोलर चार्जर है, प्लेटें हैं, 2 या 3 प्लेटें हैं, तो 150 वाट वाली प्लेटें इसके साथ लग जाती हैं। बैटरी को चार्जिंग करने के लिए इसके साथ नहीं लगेंगी, लेकिन आपको कंट्रोलर अलग से लगाना पड़ेगा और उसका अलग सिस्टम होगा। उसी एक बैटरी के ऊपर आप यानी कि उस बैटरी को आप सोलर से चार्ज करेंगे और उसको ही बाद में लाइट बंद होने की सूरत में यूज़ करेंगे। तो इसका उस चार्जिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये अलग से सिर्फ़ और सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो सकता है। इन इन्वर्टर्स के जलने की एक और वजह भी है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा लोग गलती कर बैठते हैं, वो ऐसे कि वो आउटपुट जो इसकी आउटपुट है 220 वोल्ट एसी, उसके अंदर वापडा इन कर देते हैं। वापडा जब इसकी आउटपुट में इन होती है तो इसके जो वापडा वाली साइड, जो एसी साइड के 4 एफईटीज़ हैं,
वो जल जाते हैं। तो अगर ये पोलैरिटी की वजह से पोलैरिटी उलट पोलैरिटी लगाने से सड़ता है, इसके डीसी साइड वाले एफईडीज़ जल जाते हैं। तो इसका एक एफईडी जो है वो मार्केट में 30 से 40 रुपए तक अवेलेबल है। उसकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं, 10-20 ऊपर नीचे इसकी प्राइस में फ़र्क होता है। तो डीसी वाली साइड वाले थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जबकि एसी साइड वाले एफईडीज़ बनिस्बत डीसी के सस्ते मिलते हैं। तो इसका ये लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि इसके अंदर वापडा इन ना हो, वापडा का इसके साथ कोई भी लिंक ना हो, बिल्कुल भी ये वापडा से सेपरेट होना चाहिए। जब भी इसको घर की वायरिंग के अंदर, पहले तो इसको देना नहीं चाहिए घर की वायरिंग के, लोग इसकी आउटपुट को घर की वायरिंग के अंदर किसी भी बोर्ड के अंदर, किसी प्लग के अंदर इन कर देते हैं। तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा मसला बनता है। तो अगर आपने घर की वायरिंग के अंदर इसको लगाना ही है तो वापडा को अच्छी तरह से उसकी दोनों तारें बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दें, निकाल दें, अपने सर्किट में से निकाल दें बिल्कुल। घर की पूरी वायरिंग में कोई भी वापडा इनपुट नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं चलानी चाहिए। इस पर इस्त्री नहीं चलानी चाहिए, 500 वाट तो बिल्कुल नहीं चला सकता, और 1000 वाट जो है वो अगर बहुत ही अच्छा हो तो वो चला लेता है, लेकिन ओवर हीट होता है। तो इस्त्री चल जाती है लेकिन ओवर हीट होगा और किसी टाइम भी आपका इन्वर्टर उड़ जाएगा। उसके साथ बाज़ औक़ात इस्त्री चला के लोग एक साथ पंखा चला लेते हैं या कोई और चीज़ चलाते हैं, ये फ़ौरन उड़ जाता है। तो इस्त्री हरगिज़ नहीं चलानी चाहिए, पानी वाली मोटर नहीं चलानी चाहिए। हाँ, अगर डीसी पंप है और उसे आप कंप्यूटर सप्लाई या 12 वोल्ट की किसी भी सप्लाई से चला रहे हैं, पीछे उसको सप्लाई 220 वोल्ट की है, तो उसको भी आप चला सकते हैं। डीसी पंप जो है उसको 12 वोल्ट से 220 वोल्ट से जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देती है, कंप्यूटर सप्लाई या कोई और भी सप्लाई, उसको डीसी पंप के साथ कनेक्ट करके उसको हम इस पे चला सकते हैं। तो ये आसानी उसको डीसी पंप को चला सकती है। तो लेकिन इस पे दूसरी पानी वाली एसी वाली मोटर हरगिज़ नहीं चलानी चाहिए। और वॉशिंग मशीन भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन जब स्पिन कर रही होती है तो उसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के झटके लगते हैं, इस वजह से ये इन्वर्टर जल जाता है। छोटी ड्रिल आप इस पर चला सकते हैं, और फ्रिज वगैरह ये बिल्कुल नहीं चलाता। हत्ता कि हमने इस पर छोटी सी एक होती है 1.5 से 2 फुट हाइट की रूम फ्रिज होती है, वो चलाने की कोशिश की थी। तो जब कंप्रेसर, उसका छोटा सा कंप्रेसर जब ऑन होता है तो ज़बरदस्त झटका उसको मारता है, तो उससे ये जल जाएगा या ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से बंद हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप सिर्फ़ और सिर्फ डीसी इन्वर्टर वाली फ्रिज चला सकते हैं, आसानी चलेगी। वो डीसी इन्वर्टर जिसके ऊपर लिखा होता है उसका कंप्रेसर भी डीसी हो, सिर्फ वही फ्रिज चल सकती है।